According to state board, chapter का number I think 4th, am I right? Yes, sir. The name of chapter is nothing but the laws of motion. इस चैप्टर को बनाने के पीछे एक बंदे का बहुत ही बड़ा हाथ है, उसका नाम है इज़ाक न्यूटन। इतना तो पता है ना सबको? Yes, sir. कल के लेक्चर में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। जब भी कोई बॉडी प्रेजेंट होती है तो बॉडी के दो अलग अलग स्टेट होते हैं। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ रेस्ट एंड सेकंड कॉल्ड एज मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो न्यूटन लॉ वहां पे एक्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। न्यूटन लॉ वहां पे बहुत अच्छे से एक्ट होगा। व्हेन द बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू दी बॉडी मोशन में, तो न्यूटन के तीनों भी लॉ वहां पे एक्ट होते हैं। और अगर बॉडी में मोशन नहीं है तो तीनों लॉ एक्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या हुआ बेटा? हो गया क्या नीचे? टाइम वेस्ट हो रहा है। बसोगे बेटा लोग? हाँ बंद कर दे प्लीज। कोई आया तो ओपन कर दे रहे, ठीक है? ऐसा ओपन करना कि सर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेक्चर कंटिन्यू होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको। किसी भी बॉडी के दो स्टेट से रेस्ट एंड मोशन। बेटा बॉडी रेस्ट टू मोशन में जाएगी, मोस्ट टू रेस्ट मोशन में रेस्ट आएगी तो न्यूटन के सारे लॉज एक्ट होंगे। पता चल रहा है कि ये कांच पिछले 12 सालों से यहीं पे अटक के पड़ा है। दैट मींस यहाँ पे न्यूटन लॉ अप्लाई करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस चीज के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फोर्स निकाल दिया मोशन टू रेस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, इंपल्स कितने? जीरो। ऑब्वियसली जीरो होगी क्योंकि बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं, बॉडी पूरी तरह से मोशन में नहीं है। इज दैट क्लियर? बॉडी को मैंने पुल किया, बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू दी मोशन, तो ये सारे पैरामीटर जाग गए नींद से। जब बॉडी रेस्ट में थी ना तो ये सारे पैरामीटर सो रहे थे क्योंकि उनकी सारे की वैल्यू क्या थी? जीरो। जैसे ही बंदे को मैंने पुल किया, बॉडी ने उसका स्टेट चेंज किया रेस्ट टू मोशन, तो ये सारे पैरामीटर नींद से आके खुल गए। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, इंपल्स है, मोमेंटम है, और सबसे बड़ी बात फोर्स भी है। मतलब ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया जाता है बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए फ्रॉम रेस्ट टू दी मोशन। चेयर एक जगह पे एज इट इज बैठे, जब तक सर उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चेयर किसी भी प्रकार का रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। इतना तो पता है ना सबको? हमने कॉपी किया था ना? अब मुझे बताइए एग्जैक्टली लास्ट बिट क्या हुआ था? आई थिंक यही हुआ था ना? हाँ। बस स्टार आगे बढ़िए। कंसेप्ट ऑफ लिखना है सबको। कंसेप्ट ऑफ नंबर 1 स्टैटिक। दो टाइप्स के कंसेप्ट है, बोर्ड पे ध्यान देना। इसको मैं 2 मिनट में कवर करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत इजी है। जस्ट गिव योर कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। पहला वर्ड सर ने क्या लिखा होगा? ऑब्वियसली स्टैटिक। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टैटिक? बच्चों इसे डायनामिक कहा जाता है, पर न्यूटन्स के अनुसार इसे डायनामिक नहीं कहा जाता बच्चों, इसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है। और काइनेमेटिक्स एक सेक्शन का नाम है जिस सेक्शन से कौन सा चैप्टर बिलोंग कर रहा है? थर्मोडायनामिक्स अलग सेक्शन है, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग सेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी अलग सेक्शन है, मैग्नेटिज्म अलग सेक्शन है। वैसे फिजिक्स का कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसका नाम है काइनेमेटिक्स। बच्चों को डर लगता है काइनेमेटिक्स से, बट डरने की कोई बात नहीं है। जो बंदा सारे फॉर्मूलाज रिमेम्बराइज करेगा, जिसको बहुत सारे ट्रिक्स पता है, उसको इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या है? वो जो बॉडी जगह से बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, उसको हम स्टैटिक कहेंगे। और जैसे बॉडी के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स के भी टाइप होते हैं, इंटरनल अलग होता है और इंटरनल को फिजिक्स में स्यूडो फोर्स कहा जाता है। स्यूडो फोर्स, स्यूडो को फिक्शियस फोर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो मैं लगा रहा हूं, जो बॉडी की पोजीशन चेंज करेगा, बराबर? जो मैंने अंदर से लगाया, बाहर से। सो इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन लॉ के काम का है।
एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट होगा तभी न्यूटन लॉ काम करेगा। सीडो फोर्स के ऊपर न्यूटन लॉ का एक भी फंडा अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सीडो फोर्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा हूं, मेरी कार की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी ज्यादा स्पीड, अचानक स्पीड ब्रेकर है, मैंने कार का जोर से ब्रेक दबाया, मेरे बॉडी का कंट्रोल छूट गया, मेरा जो सर है वो स्टीयरिंग पे जाके गिरा। समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे सर को किसी ने पुल किया कि नीचे से? नहीं, फिर भी जाके गिरा। और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रियल लाइफ का। पता चलता है किसी कॉलोनी में बंदा ड्रिंक करके आ रहा है, बताया था ड्रिंक करके आ रहा है, ऑब्वियसली ड्रिंक करके आ रहा है मतलब क्या? वो बॉडी मोशन है, इट्स अ रैंडम मोशन। उसके ऊपर किसी ने फोर्स ऐड किया? वहां पे न्यूटन लॉ एक्ट नहीं होगा। इसका मतलब न्यूटन लॉ वही पे एक्ट होता है जो बंदा सही है, बंदा पी के आ रहा है उस पे न्यूटन लॉ एक्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रेस्ट स्टैटिक का मतलब क्या है? व्हेनेवर द बॉडी इज इन रेस्ट, जैसे सर ने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बॉडी किस स्टेट में चली जाएगी? हमारा पूरा चैप्टर कौन खा गया? कौन खा गया? काइनेमेटिक्स के कितने इक्वेशंस हैं? 4। जिस 4 इक्वेशंस के ऊपर इस चैप्टर को बनाया गया है। जैसे किसी भी रूम को बनाने के लिए 4 पिलर्स लगते हैं ना, अगर ये 4 इक्वेशन आप गलती से भी भूल जाते हो, आपको ये चैप्टर को दिमाग में घुसेगा नहीं। वो 4 इक्वेशन में आज ही बताने वाला हूं। इज दैट क्लियर? हमने अभी क्या लिखा? नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन द बॉडी इज इन, इसके नीचे लिखना है स्टैटिक के नीचे, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, when the body is in rest condition called as static. एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं मैं, इसके नोट्स बहुत अच्छे बनाइए, आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा चैप्टर, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद बच्चे इसके जेरोक्स मांगते हैं। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है कॉल्ड एज स्टैटिक। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है, आप टेबल पकड़ सकते हैं, स्टोन पकड़ सकते हैं, कॉमा एक्सेट्रा, जितने एग्जाम्पल लिखोगे उतने कम है। Is that clear? Yes. Okay, great. टेबल कॉमा स्टोन, पत्थर पड़ा है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर कोई किसी ने फोर्स से एक्ट नहीं किया, दैट मींस इट इज इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक मशीन में हमारा एक डिवाइस आता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। मोटर घूमती है, जनरेटर घूमता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायनामिक मशीन। पर स्टैटिक मशीन में ट्रांसफार्मर आता है जो कभी घूमता नहीं, वो ट्रांसफार्मर, वो दिख रहा है वो स्टेबलाइजर है। उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बढ़ाएगा या कम करेगा। स्टेबलाइजर एसी के पहले क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एसी की प्राइस महंगी होती है, अगर गलती से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज एसी में एंटर करेगा तो एसी पूरा खा जाएगा। समझ रहे हो? 40,000 का लॉस पड़ेगा 2,000 का, तो मतलब ये इसको प्रोटेक्ट करने के काम कर रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। अंडरस्टैंड? वो घूम रहा है क्या? आवाज बना रहा है? व्हाट इज व्हिच मशीन? नंबर 2 लिखना है, डायनामिक ब्रैकेट में लिखना है, काइनेमेटिक्स थोड़ा फास्ट लिखना है क्योंकि मुझे आज का टारगेटेड पोर्शन कवर करना है। कल का जो लेक्चर मिस हुआ है ना, मैं 2 दिन में कवर कर लूंगा आज और कल में। नंबर 2 डायनामिक ऑब्लिक काइनेमेटिक्स। बच्चों बॉडी रेस्ट में है, सर को मोशन में लाना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, व्हेन द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, आराम से लिखिए, when the external unbalanced force, आप बोलोगे बैलेंस क्यों नहीं, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। when the external unbalanced force acts on a body, external unbalanced force acts on body, comma, body is in state of motion, body motion में आएगी भाई, body is in state of motion, named as मत लिखिए, called as लिखिए, body is in state of motion called as, बताना पड़ेगा dynamic, called as dynamic। एक ही वर्ड भुट्टे सर के काम का है, आप सभी के काम का है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को अंडरलाइन कीजिए, ये नई कंसेप्ट हो गई। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को अंडरलाइन करना है बच्चों। अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि आप जब भी रिवाइज करोगे तो इस वर्ड के ऊपर आपका ध्यान जाना ही चाहिए। कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, सी केयरफुली। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज एक पेंडुलम लेते चलेगा ना, तो पेंडुलम कंटिन्यूअसली रेस्ट में होता है, मोशन में, फैन होगा, कॉमा एक्सेट्रा, एग्जांपल कुछ भी लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे खतरनाक मोशन होता है तितली का। तितली के मोशन को फिजिक्स में एक नाम है, यानी कि रैंडम मोशन, क्योंकि तितली की मूवमेंट देखिए
अगर तितली इधर जाएगी तो विद इन माइक्रोसेकंड में इधर भी जा सकती है, मतलब वो विद इन माइक्रोसेकंड में खुद की डायरेक्शन क्या करती है। हम ह्यूमंस का वैसा नहीं, ह्यूमन भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अचानक उसको किसने पीछे से बुलाया, वो क्विक सेकंड में वापस आने की भी कोशिश करेगा तो वो वापस आ नहीं, उसको ठहरना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा। फर्क समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ो बच्चों। फॉर एग्जांपल सर के पास एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, इज इट विजिबल? ये पत्थर ग्राउंड पे रखा है, इस पे न्यूटन का एक्ट नहीं होगा, केल्कुलस लॉ भी एक्ट नहीं होगा, न्यूटन का कोई भी फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके कुछ मिलने वाला। तो बेटा पत्थर रेस्ट में है ना, बोलो आया ना। अगर ये पत्थर रेस्ट में, कब तक रेस्ट में? जब तक कोई बंदा इसको पुल नहीं। चलो कोई तो एक बंदा आ गया इसके ऊपर एक फोर्स लगा के चला गया, इसका नाम है Fxt का बार, इज इट विजिबल? इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने अंदर से लगाया बाहर से। जैसे ये फोर्स लगाया सर ने, बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, इसका मतलब बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अब दिक्कत ये है कि सर ने एक वर्ड तो बता दिया कि एक्सटर्नल, जो मैंने बाहर से लगाया, बोलो हाँ। दिक्कत ये कि अनबैलेंस्ड क्या है। अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे ना तो वहां पे भी न्यूटन लॉ एक्ट नहीं करेगा। मैं आपको हर क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कहाँ पे न्यूटन लॉ एक्ट नहीं होता। मैंने 3 क्राइटेरिया बता दी। नंबर 1, बॉडी रेस्ट में होगी तो न्यूटन का कुछ काम नहीं। नंबर 2, फिक्सियस फोर्स होगा तो न्यूटन का कुछ काम नहीं। तीसरा, बैलेंस फोर्स होगा तभी न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये आपको जो केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये केस सिर्फ नीट और जेईई से बिलोंग करती है, क्योंकि इस केस का जो मेंशन है ना स्टेट बोर्ड के बुक में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों ये पत्थर है, फॉर एग्जांपल घर में पिज्जा लाया किसी ने, तो पिज्जा मत लीजिए, कोई तो सिर्फ बड़ी चीज लीजिए, लुक लाइक रिजिड बॉडी। सपोज मोबाइल लाया है किसी, मोबाइल टूटता नहीं ना खींचने से, पिज्जा टूटता है। चलो चलो ये मोबाइल है, क्या मैं इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोन कंसीडर कर सकता हूँ? घर में 2 बंदे हैं, जुड़वा भाई है, एक जुड़वा भाई बोल रहा है मुझे मोबाइल चाहिए, दूसरा जुड़वा भाई बोल रहा है मुझे, तो दोनों ने भी फोर्स लगाया। एक बंदा इसको इधर खींच रहा है 20 न्यूटन से, एक बंदा इसको खींच रहा है 20 न्यूटन से। बच्चों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, बाहर से खींच रहा है ना, या एक्सटर्नल फोर्स है, पर ये फोर्स कौन सा है? बच्चों ये बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? वो 20 न्यूटन लगा रहा है, ये 20 न्यूटन लेकर रहा है। दैट मींस इन बोथ साइड देयर आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल एंड अपोजिट में क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट बोथ आर कैंसिल। बच्चों ये प्लस तो ये माइनस। बताइए बेटा इस डायग्राम का रिजल्टेंट फोर्स कितना मिल गया? आराम से बताइए। तो बेटा इसका जो टोटल फोर्स है तो वो बन जाता है 20 + 20 एंड -20, बोथ आर गेट। पता चल गया कि सर को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर फोर्स एक्ट नहीं होगा तो पता चल गया कि उसका मोबाइल रिमेन्स इन वापस घूम करके रेस्ट पे आ गया। इससे पता चल गया कि न्यूटन लॉ वहां पे एक्ट होने वाला नहीं। तो आपको याद रखना है, जब भी आप न्यूटन का लॉ एक्ट करते हो तो अनबैलेंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते चले। पता चल गया कि इस बंदे की बहुत ज्यादा एनर्जी है, कंटिन्यूअसली दूध पीता है, विटामिन खाता है, इस बंदे की एनर्जी कम है, इसने 40 न्यूटन लगाया तो इसमें आपका मोबाइल खींचा जाएगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? न्यूटन लॉ एक्ट होगा। और अगर दोनों तरह का फोर्स सेम होगा तो रिजल्टेंट फोर्स होगा 0, बॉडी रिमेन्स इन, न्यूटन लॉ एक्ट नहीं होगा। तो मेरे लिए मायने कौन रखता है, अनबैलेंस फोर्स या बैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आज के दिन स्पीड बढ़ाओगे, 2 दिन के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद ही तो बता देना, बंद तो नहीं होगी। फैन बंद कर दीजिए, नीचे वाला बटन है 3 नंबर। स्पीड बढ़ाइए प्लीज आप 2 मिनट के लिए। कॉपी इट केयरफुली। मुझे एक बात पता नहीं चलती, बच्चे इस चैप्टर से मोस्टली डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उनको 11 का पोर्शन क्लियर नहीं होता। जिस बंदे को लॉज ऑफ मोशन ही पता नहीं, वो बंदा ऑब्वियसली आगे जाके डरेगा। तो डरने का नहीं इसको बिल्कुल। इसके फॉर्मूले कैसे याद रखने, मैं आपको हर ट्रिक को बता दूंगा। जो मैंने ट्रिक अप्लाई की खुद के लिए, वही ट्रिक आपको बता दूंगा, डोंट वरी।
स्पीड बढ़ाइए प्लीज, फर्स्ट कॉपी कीजिए। आपको कुछ क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? Where we have to apply the Newton's law and where it is not able to apply on Newton's law. अभी तक 3 केसेस सर ने ऐसे बताया जहां पे न्यूटन लॉ अप्लाई है। केस नंबर 1, when the body is remains in rest, कोई फायदा नहीं अप्लाई करके। नंबर 2, when there is a pseudo force, pseudo मतलब फिक्सचर्स जो किसी काम का नहीं होता। इमेजिन पता चल गया कि सर को पढ़ाते पढ़ाते चक्कर आ गए तो सर नीचे गिरेंगे ना, इसका मतलब चक्कर आने के बाद अगर कोई बंदा नीचे गिरता है इसका मतलब उसको किसी ने ढकेला नहीं, वहां पे अप्लाई। तीसरा, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो भी अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन, ये कल लिखने का बाकी था ना? वेरी गुड। टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बाद 2 डेफिनेशंस पढ़ाने वाला हूं, जिस 2 डेफिनेशन के ऊपर चैप्टर ज्यादा डिपेंड रखता है। बोलो बेटा। न्यूटन्स लॉ इनर्शिया में एप्लीकेबल है क्या? इनर्शिया ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन सा है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? बच्चों को इनर्शिया का मतलब लगता है, इनर्शिया का तो रोटेशनल मोशन में फार्मूला बनता है mr स्क्वायर। इनर्शिया का परफेक्ट मीनिंग क्या है? पत्थर है, जमीन पे रखा है, बराबर है ना? पत्थर को जमीन पर रखा, फॉर एग्जांपल मैंने बगीचे में रखा, 10 साल के लिए मैं कहीं भी तो बाहर पे घूमने गया फॉरेन कंट्रीज में, 10 साल के बाद वापस आया तो पत्थर वहीं पे होगा ना? और पत्थर जमीन में गड़ा होगा। समझ में आ रहा है? पत्थर बहुत अंदर जाएगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साइड के लिए ऊपर आएंगे तो पत्थर नीचे। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम पत्थर का इनर्शिया बड़ा होगा। इनर्शिया पे डिपेंड करेगा कि वो इनर्शिया कैसा। अगर आप नॉर्मल इनर्शिया लोगे तो वहां पे न्यूटन अप्लाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो न्यूटन अप्लाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है, हम रजिस्टर को घुमाते ना क्लास में बैठ के ऐसे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल। इसका मतलब किसी चीज का सेंटर ऑफ मास को पकड़ के उसको घुमाना, उसे बोला जाता है मोमेंट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया होगा तो अप्लाई नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तभी अप्लाई। आपको कैसे से आगे बता दूंगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। यूर स्टार टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों बताइए, कल सर ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन बताए थे। चलो नंबर्स लेते हैं। लीनियर है, नॉन लीनियर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को एंगुलर बोला जाता है। ऐसा टेक ऑफ होगा तो एंगल बनेगा, ऐसा एंगल आसमान के साथ बनता है, जमीन के साथ। समझ रहे हो? एंगुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स थोड़े हार्ड होते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल मोशन है, ऑस्सिलेशन है, रैंडम मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैंने किसी बंदे को पत्थर फेंक के मारा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया ना? इसका मतलब मोशन के एक टाइप नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है बच्चों को नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, इस रिमोट को सर ने क्या किया, स्क्रीन पे रखा, ये बंद हुआ क्या? कुछ बात नहीं, सर ने इसको स्क्रीन पे रखा। बच्चों कितने सरफेस है आप बताइए? सरफेस कितने हैं? अरे 2 है ना भाई, इसका नीचे और इसके ऊपर का 2 सरफेस कांटेक्ट में आ गया ना। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सिलेबस में नहीं आते पर बच्चे पूछते हैं नॉर्मली, कहीं पे तो पढ़ते हैं बुक में, फिर आके पूछते हैं। इस रिमोट को सर ने इसको इधर मूव किया, समझ रहे हो? ये तो लीनियर हो गया ना भाई। फिर रेक्टिलिनियर क्यों बोला जाता है? जब एक बॉडी आगे जाती है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, बॉडी आगे जाती है विद फ्रिक्शन, देन इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा? इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है कार जाती है ना, तो कार के जो 4 टायर्स होते हैं वो जमीन के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो रेक्टिलिनियर मोशन भी आता है और लीनियर मोशन भी आता है। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो रेक्टिलिनियर मोशन, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा तो रेक्टिलिनियर मोशन आप उसको नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। घबरा, बच्चों को लगता है रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, बॉडी रेक्टेंगल में घूम रही है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और एक मोशन होता है डैम्पिंग मोशन। क्या? सिर्फ डैम्पिंग बोलेंगे, उसको मोशन नहीं बोला जाता। डैम्पिंग उसका खुद का है। डैम्पिंग होता क्या? बच्चे के हाथ में टेनिस बॉल है, बच्चे के हाथ से टेनिस बॉल नीचे छूट गया, टेनिस बॉल नीचे गया, फिर ऊपर आया और नीचे गया, हर बार उसकी मूवमेंट बढ़ेगी या कम होगी? आफ्टर सम टाइम टेनिस बॉल कम्स टू इट्स रेस्ट पोजीशन। अब एक काम किया मैंने, ये टेनिस बॉल लिया दीवार के नजदीक और उस टेनिस बॉल के अंदर होल बना के एक पेन ड्रॉ कर दिया, ऐसा पेन लगा दिया और वो पेन दीवार के साथ लाइंस खींच रहा है। समझ, इमेजिन कर सकते हो? टेनिस बॉल छोड़ दिया तो बताइए बेटा ग्राफ बनेगा ना? ग्राफ देखिए बड़ा होगा, बाद में छोटा और बाद में बॉडी कम्स टू इट्स। ये डैम्पिंग होता है। क्या? डैम्पिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक तार है, इस तार को ऐसे पार के छोड़ देना तो ये वाइब्रेट होता है थोड़ी देर में रेस्ट होता है, ये डैम्पिंग होता है। बातों को समझ रहे हो? आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम।
When the external force, लिखना है, when the external force, बेटा अब आप बोलोगे एक्सटर्नल मतलब वही है बैलेंस वाला है अनबैलेंस वाला, हर बार बताना पड़ेगा अनबैलेंस वाला, पकड़ के चलिए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। When the external force act on a body, अब बॉडी लिखिए ऑब्जेक्ट लिखिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। When the external force acts on a body, it will produces following kinds of motion। बच्चों इस सारे मोशंस को, बॉडी को मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बहुत मायने रखता है। It will produces following kinds of motion। स्टार्ट करें, वन बाय वन लिखना है फास्ट। नंबर 1 सर्कुलर मोशन, एग्जांपल बताना है हर चीज का, लिखना नहीं है। चलो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताइए। घड़ी पता है सबको, घड़ी, घड़ी के अंदर पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर घूमते रहते हैं ना, सर्कुलर मोशन। नंबर 2 रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन का और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है बच्चों, अर्थ के साइड में कौन घूम रहा है, चांद घूम रहा है ना, चांद घूम रहा है ना, तो चांद सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अर्थ भी तो घूमती है ना भाई सन के पीछे, तो वो भी सर्कुलर मोशन में आता है। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल बताइए। अर्थ दूसरे के साइड में भी घूमती है और खुद के अराउंड। मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने ऐसे घुमा के छोड़ दिया, इट इज रोटेशनल मोशन। नंबर 3 एग्जांपल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लीनियर मोशन। नंबर 3 लीनियर मोशन। 4 what is opposite word of linear, non linear motion। 4 non linear motion। बेटा नॉन लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन भी बोला जाता है, राइट डाउन इन ब्रैकेट, एंगुलर मोशन। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं, लीनियर मोशन होगा तो थीटा 0 होता है, एंगुलर मोशन में थीटा 0 या नॉट 0। नंबर 5 प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके ऊपर चैप्टर बना है आपको 11th में, इसके आगे का चैप्टर है, इसको स्टार्ट की करके रख दीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्रिकेट में एक बंदा दूसरे बंदे की तरफ बॉल फेंक रहा है ना, तो प्रोजेक्टाइल पाथ बनता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बंदा दूसरे बंदे को पत्थर फेंक के मार रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्ट। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मारकर फेंक के मारा, देन इट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल। नंबर 6 डैम्पिंग, इसको भी स्टार देना है, डैम्पिंग, DAMPING, डैम्पिंग, मोशन मत लिखिए आगे, डैम्पिंग। एग्जांपल याद रहेगा, थे आपके बीट में, टेंशन मत लीजिए, बता दूंगा। नंबर 7 ऑसिलेटरी मोशन। नंबर 7 ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, यू नो पेंडुलम, घड़ी के नीचे होता है, दिन रात ऐसे ही करते रहता है, ये इसका एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा, ऑसिलेटर। कितने हुए बच्चों, नंबर 8 लीजिए, बहुत सारे ऐसे लिखने बेटे को। नंबर 8 लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, RECTI, रेक्टिलिनियर, कंबाइन वर्ड है, रेक्टिलिनियर मोशन। और मेरे लिए और एक लिखिए जो मैंने लास्ट टाइम लिख के नहीं दिया था। कितने हुए बच्चों, नंबर 9 लिखिए SHM, इसके ऊपर चैप्टर 12 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ब्रैकेट में लिखना SHM। क्यों लिख के दिया सर ने, क्योंकि इसके ऊपर 12th में एक चैप्टर बना है, चैप्टर का नाम ही है SHM। SHM अभी नहीं बताऊंगा, अगर प्रोसेस बताना बेटा तो इट्स टेकन टू मच टाइम, बड़ी डेफिनेशन। आगे बढ़े, मतलब आप इमेजिन तो कर पा रहे हो ना सारे टाइप के मोशन में बॉडी की मूवमेंट कैसी होती है, यस और नो। आगे बढ़े, दो ही मोशन आपके काम के बच्चों, सिंपल लॉजिक है। बॉडी अगर सीधे आगे जाएगी तो थीटा बनेगा नहीं, एंगल क्रिएट करेगी तभी थीटा बनेगा। थीटा कितना बनेगा वो न्यूमेरिकल में दिया जाता है, उसके हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। बॉडी रेस्ट टू मोशन आ गई, समझ रहे हो, मोमेंटम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। मरना है तो सभी को मरना है, मैं ऊपर खड़ा हूं, मैं जिंदा रहना ऐसा थोड़ी है। लिखा है कहीं पे तो बता रहे सब, लिखा है आपकी डेथ लिखी है, मेरी डेथ लिखी है, लीव इट। कहने का इंटेंशन क्या है,
अभी टॉपिक कौन सा चल रहा था? मोशन नहीं नहीं, अभी एग्जाम्पल बता। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद कुछ तो कहा था मैंने। जब बॉडी आती है तब मोमेंटम बढ़ हाँ, मोमेंटम। व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, स्पीड बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। मोमेंटम दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं बाइक की स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ, द बॉडी शुड बी इन मोमेंटम, दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बाइक की स्पीड कम करते जा रहा हूँ, देन इट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंटम। तो पहले तो ये पता कर लीजिए कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये चार कॉमन वर्ड है फिजिक्स के, जिसके ऊपर पूरा फिजिक्स बना है। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, वेलोसिटी मीटर पर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का, फोर्स न्यूटन, पता है ना? यूनिट इज एम के स्टूडेंट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इज डाइन। याद है सबको? ओके, पर इस चारों को छोड़ के इस चैप्टर में दो वर्ड्स चुप है, जिसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, जिसको मैं पहले ही पढ़ा दूंगा, मतलब आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। ये डेफिनेशंस मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा थी, यूनिट एंड मेजरमेंट में। मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी, मैंने डायरेक्ट डायमेंशन इक्वेशन लिख के दिया था। तो दो कांसेप्ट है, मोमेंटम एंड इंपल्स। पहले मैं आपको मोमेंटम बताऊंगा, उसके बाद इंपल्स बताऊंगा। अंडरस्टैंड? बच्चे एक काम करते हैं, मोमेंटम में घुसने से पहले मैं चारों के डेफिनेशन, सॉरी चारों के फार्मूलेज एंड यूनिट लिखता हूं, मतलब आपको हर बार पीछे जाने की जरूरत नहीं। बस स्टार्ट कांसेप्ट ऑफ पहले बोर्ड पे लिखिए 2 मिनट के लिए, ठीक है? सुनिए बेटा, ये सारे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किस चैप्टर में? इनको छोड़ के चैप्टर बना ही नहीं सकते बेटा। डिस्प्लेसमेंट लगेगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है बच्चों? बोलते चलिए। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेरी गुड बेटा। एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है? फोर्स, फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। फोर्स अगर किसी बॉडी को गोल घुमा रहा है, देन इट इज, नहीं समझा? ऐसा फोर्स जो बॉडी को गोल घुमाता है। वेरी गुड। तो 5 के बाद नंबर 6 आएगा, जिसके ऊपर सर डिस्कशन करने वाले, देन इट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम आज का हाईलाइटेड वर्ड, इसको शो किया जाता है स्मॉल p बार से। किससे? तो स्मॉल p बार का इलेक्ट्रोस्टैटिक में मीनिंग क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद आया कुछ? m बार का मीनिंग क्या था मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दोनों जगह पे फार्मूला सेम था, 2 या 2 क्यूबियल। कहने का इंटेंशन क्या है? चैप्टर चेंज होगा तो चैप्टर के नाम के एब्रिविएशन भी चेंज होंगे। बच्चों अल्फाबेट है सिर्फ 24, 24 कहां चिपकाओगे? फार्मूले से 750। कहने का इंटेंशन क्या है? क्या हुआ? 24 ही होते ना अल्फाबेट्स? 26 सॉरी, हाँ। तो ये सारे अल्फाबेट कहाँ आप यूज करने वाले हो, समझ रहे हो? चैप्टर का नाम चेंज हो गया तो उसके एब्रिविएशंस भी क्या होंगे? चेंज हो गए। पहले एक बात करते हैं, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला। चलो कॉपी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है ऐसे एस बार से। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर। जल्दी बताइए, वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों d या ds/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, d या dv/dt, यूनिट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट इज न्यूटन। टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा इसका यूनिट है न्यूटन, है न्यूटन मीटर। समझ रहे हो? इसका मतलब आपको हर बार चैप्टर नंबर 1 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से देखना। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? जब तक बॉडी जगह से हिलेगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस चेयर की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जब से मैं क्लास में आया हूं 0। ये फैन घूम रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। फैन घूम रहा है, रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बनती नहीं, बॉडी तो वहीं पे है ना। जब तक बॉडी खुद की जगह चेंज नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं। बॉडी मोशन में जाएगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट बनेगी ना। एस बार होता है, यूनिट इज मीटर। इसका डेरिवेटिव लिया, क्या मिला? मीटर पर। इसका डेरिवेटिव लिया, क्या मिला? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई, क्या मिला? बॉडी का फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई टेंजेंशियल डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? यूनिट इज न्यूटन, है न्यूटन मीटर। अब आते हैं किस पे? पहले इतना कॉपी कर लेते हैं, फिर आते हैं मोमेंटम। फर्स्ट कॉपी करते हैं।
मैंने मोमेंटम की डेफिनेशन आपको बताई थी ओरली इन फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, शायद आपको याद नहीं होगा। मास इनटू, वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी। इसको थोड़ा डीप में सर्च करना है आज, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट इज न्यूटन मीटर। हर बार परपेंडिकुलर क्यों लिख रहे हैं बेटा? जब तक आप परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी रोटेट नहीं होगी। इट्स अ टेंजेंशियल फोर्स, विदाउट टेंजेंशियल फोर्स बॉडी को रोटेट हम नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 5 आ जाती है मोमेंटम। लिखिए पहले बाकी को। स्टार्ट करें? बोर्ड पे ध्यान दें, बाद में पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम मतलब क्या है? जब बॉडी पोजीशन चेंज करती है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। डेफिनेशन याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक सरफेस है ग्राउंड का, उसके ऊपर एक स्टोन रखा है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? स्टोन स्टैंड्स फॉर कैपिटल एस। अब सर को इस स्टोन को किस में लाना है? स्टोन एक जगह पे बैठा है ना, जगह से हिलेगा क्या? नहीं। बेटा तभी हिलेगा ना जब इसके ऊपर क्या एक्ट होगा? फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। ये लगाया सर ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, देन द बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। सर हर बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं? पता क्योंकि स्टोन सीधा आगे नहीं जाता, यू नो, घूम के आगे जाता है, तो आगे का पार्ट है। कहने का इंटेंशन क्या है? इसके दो प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर स्टोन का खुद का क्या होता है? स्टोन आगे जा रहा है ना, रेस्ट टू स्पीड है या स्पीड नहीं है? बाद में स्पीड है, इसका मतलब उसका और एक पैरामीटर क्या है? बेटा कुछ भी नहीं करना है, मास इनटू वेलोसिटी को क्या करना है? आप समझा? तो डेफिनेशन बनेगी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको पूरा लिख लेता हूं, बाद में कॉपी करना है बच्चों। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल p बार। इट्स स्मॉल p, इट्स नॉट अ कैपिटल V, ध्यान से सुनना है। अब इट इज एक्सप्रेस्ड एज, फार्मूला लिखना कैसा है? p bar is nothing but the mass of a body into its respective velocity. Very good. So p bar can be written as mass into velocity, मतलब v या v bar। ये मिल गया सर को फार्मूला। यूनिट के बारे में बाद में बात करते हैं बच्चों। ये फार्मूला सर ने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। कौन से? वेक्टर बार है ऊपर। अगर मैं इसी फार्मूले को स्केलर में कन्वर्ट करूंगा, सिर्फ p लिखना है, मास को m लिखना है, क्रॉस की जगह पे डॉट देना है, समझ रहे हो? स्केलर और वेक्टर में पढ़ा था क्रॉस कहां पे होता है और डॉट। अगर आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ लिखा मास इनटू वेलोसिटी। आप स्केलर में लिखिए बच्चों या वेक्टर में लिखिए, फार्मूला चेंज नहीं होता। ये हो गया स्केलर। इज दैट क्लियर? अब दिक्कत ये है कि बच्चों इसका यूनिट क्या है? 2 मिनट का काम है, बोर्ड पे ध्यान देना है। बॉडी का क्या है? मास यूनिट इज kg। मल्टीप्लिकेशन मतलब डैश, डिवाइडेशन होता तो पर होता है, यू नो, पर सेकंड। ये मल्टीप्लिकेशन। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर। तो बच्चों जाहिर सी बात है सर को सबसे पहले मिल गया एसआई यूनिट, दिख रहा है सबको? एसआई इसका कौन सा यूनिट है बच्चों? एनकेएस यूनिट। एसआई एनकेएस सेम भी होता है बहुत सारी जगह पे। तो बच्चा एसआई और एनकेएस यूनिट क्या मिल गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और एक यूनिट बचता है कौन सा? सीजीएस। सीजीएस में यूनिट को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। किलोग्राम को कन्वर्ट किया ग्राम में, डैश। मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, यूनिट इज सेकंड। सेकंड किसी के लिए चेंज नहीं होता। नॉर्मली यूज कौन सा होता है? यूज नहीं होता, फिर भी बता रहा हूं। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सर को इसका निकालना इक्वेशन है डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। p बार इज नथिंग बट यूनिट कॉपी करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों किलोग्राम है मतलब m का पावर 1। मास है ना बच्चों, ये कुछ नहीं है मतलब 1 होता है ना। मीटर है मतलब लेंथ का पावर 1। सेकंड भी है मतलब टाइम का पावर। t कहां चला गया? नीचे से ऊपर। m1
L1 T1 ऊपर जाके माइनस, ये मिल गया डायमेंशन इक्वेशन। इज दैट क्लियर? Yes. मोमेंटम दो तरह के होते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। व्हेन द बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, याद रखना है पी बार जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या? Positive. और व्हेन द बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, पी बार क्या होता है? Negative. मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में प्लस लिया जाता है, माइनस लिया Negative. किसी को कोई दिक्कत? मोमेंटम में बॉडी आ रही है मतलब बॉडी थोड़ी थोड़ी स्पीड को कम कर रही है, बढ़ा रही है, मतलब बॉडी ग्रो कर रही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मोमेंटम बॉडी का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन भी बनाता है, पर वो रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं। तो हमारे सिलेबस में कौन सा रिलेशन है? मास एंड Velocity. इसको याद कैसे रखना है, समझ में आ जाए? Yes, sir. कॉपी दे। हमने डेफिनेशन नहीं लिखी ना, Nice, sir. लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the product of, it is defined as the product of the mass of a body, the mass of a body and its velocity, its velocity मतलब उसकी, mass of a body and its velocity, am I right? Yes. बाकी पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे डायग्राम से शुरू करना है, डायमेंशन इक्वेशंस तक पूरा कॉपी करना है। डोंट स्किप आउट द सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है। डायमेंशन इक्वेशन बहुत इजी है बच्चों, m1 l1 t -1, अगर वहां पे t -2 कर दोगे तो वो फोर्स बन जाएगा। कुछ याद आया? Yes, sir. m1 l1 t -2 मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। अगर आप गलती से भी वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन लोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन मोमेंटम बनेगा या फोर्स बनेगा? तो आपको याद रखना है वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनाता है ये, एक्सेलरेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाता। लिख रहे हो ना सब? कोई दिक्कत नहीं आता? सीजीएस यूनिट अगर याद नहीं रहता तो भी चलेगा, क्योंकि एमकेएस यूनिट अगर आपको पता है तो सीजीएस यूनिट को उतना कोई ध्यान नहीं देता। आगे बढ़े।
आई थिंक ये कंसेप्ट नंबर 5 थी ना, 5 या 6 थी ना, इसको 6 कर दीजिए। नंबर 7, प्लीज मेंशन द नंबर 7। याद है सचिन तेंदुलकर का एक एग्जांपल दिया था शोएब अख्तर के साथ, वहां पे कौन सी डेफिनेशन पढ़ाई थी? इम्पल्स, याद है ना? Yes. और वहां पे मैंने ज्यादा डीप में नहीं बताया था, यहाँ पे सिर्फ ये बताया था कि डायरेक्शन कैसी बदलती है। अब सर को उसका फार्मूला भी चाहिए, सर को उसका यूनिट भी चाहिए और डायमेंशन इक्वेशन भी चाहिए। अंडरस्टैंड? इम्पल्स का उतना यूज नहीं है, पर एक दो जगह है जहाँ पे मैं इम्पल्स का यूज करने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? नंबर 7 ना? राइट, नंबर 7 इम्पल्स। इसको भी आईएमपी देना है बच्चों, क्योंकि ये डेफिनेशंस ना ज्यादा दोहराए नहीं जाते, पर इनका रोल एक जगह पे है। इम्पल्स, बेटा इम्पल्स को ब्रैकेट में लिखना है। बेटा इम्पल्स का मोमेंटम बोला जाता है चेंज इन मोमेंटम। राइट डाउन, चेंज इन मोमेंटम। इट्स एक्चुअल नेम इज चेंज इन मोमेंटम। बेटा चेंज इन मोमेंटम को शो किया जाता है डेल्टा पी बार से। ब्रैकेट में लिखना है डेल्टा पी बार। व्हाट इज बाय डेल्टा? चेंज है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज होगा तभी इंपल्स नाम का वर्ड सामने आता है। ध्यान दीजिए इधर, इंपल्स नाम का वर्ड तभी सामने आता है जब ये क्या होगा? कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुने। फॉर एग्जांपल, ये आपको मैं पहला क्राइटेरिया बता रहा हूं, उसके बाद सर बताएंगे दूसरा। दूसरा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट, पहला भूल जाओगे तो भी चलेगा। बच्चों ये बॉडी है, ये बॉडी आगे बढ़ रही है विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पी बार। मतलब मोमेंट क्या रिमेन, बॉडी आराम से आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है। आप बोल रहे सर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मतलब इंपल्स क्या होगा? आंसर शून्य। बातों को समझ रहे हो? इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ तभी इसका रोल आता है, अगर अदरवाइज इसका रोल आता नहीं। पर इसका रोल आता कहां पे? मेरे पास एक टेनिस बॉल है, मैंने जोर से दीवार पे मारा, जितने जोर से दीवार पे मारा उतना जल्दी रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे वो दीवार पे जाके उसका कांटेक्ट दीवार से हुआ तो वहां पे कोलिजन हुआ, यू नो कोलिजन, बम्बार्डिंग बोलते हैं जिसे। जैसे वो दीवार पे जाके चिपका या टच किया तो वहां पे न्यूटन का तीसरा लॉ है। न्यूटन ने बोला था एक एक्शन होगा तो दूसरा तो वापस आएगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे वो दीवार पे जाके लगा विद इन माइक्रो सेकंड में उसका डायरेक्शन क्या हुई? इस फंडे को बोला जाता है मोमेंटम चेंज होना। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो चेंज इन मोमेंटम के एग्जांपल में सेकंड केस में क्या कन्वर्ट करना है? अगर कांस्टेंट पी बार होगा तो बच्चों डेल्टा पी बार को कंसीडर नहीं किया जाता, दैट मींस कंसीडर करेंगे या निग्लेक्ट करेंगे। तो बेटा सेकंड केस में सर आपको ये बता रहा है कि अगर वेरिएबल पी बार होगा तो डेल्टा पी बार को निग्लेक्ट करना है, कंसीडर करना है। तो बताइए कौन सी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पहले को भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुना बच्चों, इसका एक एग्जांपल है। ये हमारे सचिन तेंदुलकर यहाँ पे बैट लेके खड़े, इधर आ रहा है शोएब अख्तर जोर जोर से दौड़ के आ रहा है, दिख रहा है सबको। इस बंदे ने बॉल फेंका, पता चल गया एक बंदे के हाथ से गलती से प्रोजेक्टाइल मोशन से एक बॉल छूटा और वो फुल टॉस आ गया ना। जैसे ही फुल टॉस आ गया सचिन तेंदुलकर को पता चल गया कि भाई ये फुल टॉस आने वाला है, तो ऑब्वियसली बैट घुमाएंगे ना वो। जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ विद इन माइक्रो सेकंड में बॉल की डायरेक्शन क्या हुई? तो आने से जाने तक ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना बेटा, इस प्रोसेस को फिजिक्स में बोला जाता है इंपल्स इज नथिंग बट डेल्टा डेल्टा पी बार। तेंदुलकर साहब ने विद इन माइक्रो सेकंड में बॉल की डायरेक्शन क्या की? समझ रहा है? अब देखते हैं फार्मूला याद कैसे करना है। सुनिए, सचिन तेंदुलकर को अगर इस बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंकना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो फोर्स आ गया ना बच्चों, यहाँ पे फोर्स आ गया, पर टाइमिंग मैटर करती है क्रिकेट में। कितने जोर से बैट घुमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, इतना तो पता है ना। टाइमिंग मैटर करती है कि दोनों का कोलिजन परफेक्ट टाइम पे होगा तभी बॉल दूर जाएगा। टाइमिंग गलत हो गया तो बॉल दूर नहीं। तो बेटा फोर्स को गुट्टे सर कंपेयर करने वाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर क्या करने वाले हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फोर्स इनटू टाइम कॉल्ड एज इंपल्स। पता चला इंपल्स का फार्मूला कैसे याद रखना है? अगर कभी भूल गए तो डायग्राम याद कीजिए। आगे बढ़े। इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाद में लिखते बोर्ड पे ध्यान देना है। अब शो कर दी इसको डिनोट कैसे किया जाता है बच्चों? इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा डेल्टा पी बार। बेटा ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। चलो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज
डेल्टा पी बार इज नथिंग बट, सर ने सबसे पहले कौन सा फोर्स लिया? अरे एक्सटर्नल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तेंदुलकर साहब ने बैट घुमाई ना, वो इंटरनल है एक्सटर्नल? घुमाना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। डेल्टा पी बार इज नथिंग बट फोर्स इनटू स्मॉल टी। बेटा ये वेक्टर फॉर्म दिख रहा है ना सबको? क्यों वेक्टर फॉर्म दिख रहा है? क्योंकि सर पे टोपी दिख रही है। अगर डेल्टा पी लिखोगे, एफ लिखोगे और टी लिखोगे, डॉट क्रॉस की जगह पे डॉट लिखोगे, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? ये वेरिएशंस आपकी बुक में थी इसलिए बता रहा हूं, इसका कोई तो यूज नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसका यूनिट क्या है? ध्यान से देखना है। फोर्स का यूनिट है और टाइम का यूनिट क्या है? न्यूटन है, न्यूटन सेकंड। तो बेटा इसका एसआई यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड। इसका एमकेएस यूनिट क्या बनता है? ध्यान से सुनना है। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इनटू अगेन सेकंड। समझ रहे हो कुछ? तो बेटा ये स्क्वायर एंड सेकंड गेट, तो सर को यूनिट मिल गया किलोग्राम मीटर पर ओनली। समझा कुछ? तो इसका एमकेएस यूनिट इसका एमकेएस यूनिट सेम ही हो गया ना। क्लियर हो गया? तो बेटा ये क्या था? सिर्फ ये क्या था? वहां पे पी बार है तो यहाँ पे डेल्टा पी बार है। डेल्टा लगाने से यूनिट बदलने वाला है क्या? नहीं बदलने वाला बच्चों। याद रखना इसका एमकेएस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर। तो सीजीएस यूनिट क्या है? इसको मत लिखिए, इधर लिखिए। बेटा न्यूटन का सीजीएस क्या होता है? डायन। डायन नहीं, डायन। टाइम ये बंदे का नाम नहीं है, इट्स जस्ट एन फिक्शियस वर्ड जो यूज किया जाता है। न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या है? टाइम। सेकंड का सेकंड, सेकंड किसी के लिए चेंज नहीं होता। अब आते हैं बच्चों डी इक्वेशन पे। व्हाट्स बाय डी इक्वेशन? तो निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा पी बार इज नथिंग बट, ऊपर न्यूटन है तो नीचे से सॉरी न्यूटन है, न्यूटन इनटू सेकंड। न्यूटन का डायमेंशन इक्वेशन m1 l1 t -2। सेकंड है मतलब टाइम का पावर 1। वेरी गुड बेटा। m1 l1 t -2 t + 1 -2 में से एक गया, किधर गया? किधर गया? ये देखो, समझ रहे हो? यही मुझे वेरीफाई करके देना था। कॉन्सेप्ट्स अलग है पर बच्चों कॉन्सेप्ट्स का बेस सेम है। डायमेंशन इक्वेशन सेम। ये लुक लाइक कैसे हो पता है? हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप की एनर्जीज है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबका यूनिट अलग अलग है एक्चुअली। अरे जूल्स नाम का बंदा बहुत होशियार था। जब इसको पता चला कि यार इतने सारे एनर्जीज की यूनिट याद रखना पॉसिबल, इन्होंने क्या किया? सब यूनिट कंबाइन किया और जूल्स बनाया। आप सभी के अलग फार्मूले दीजिए, सबके अलग फार्मूले है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल का फार्मूला mgh, लाइट एनर्जी का फार्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन E = mc², याद है? मतलब सबके फार्मूले अलग है, फिर भी उनको सॉल्व कीजिए, सबका डायमेंशन इक्वेशन सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। कहने का इंटेंशन है, दिखने में ये दो डेफिनेशन अलग लगते हैं पर बेसिकली दोनों डेफिनेशन का बेस डिफरेंट नहीं है। फिर दोनों डेफिनेशन में बड़ा फर्क क्या है? शोएब अख्तर ने बॉल फेंका, मोमेंटम बराबर ना। तेंदुलकर ने बैट घुमाई, बॉल की डायरेक्शन चेंज की, देन इट इज इंपल्स। डायरेक्शन चेंज हो रही है तभी इंपल्स आएगा, अदरवाइज इंपल्स आएगा नहीं। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? शो किया जाता है डेल्टा पी या पी बार? पी बार। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, उसी के फोर्स को उसी के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये इंपल्स विद इन माइक्रोसेकंड में बॉल की डायरेक्शन क्या करता है? चेंज। इंपल्स मतलब किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है, ये प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में बॉल की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? यस। कॉपी दैट। डेफिनेशन लिखी क्या हमने या बाकी है? राइट। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the product of, आप मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। it is defined as the product of external force acts on a body। हर बार आप क्रिकेट का एग्जांपल लेना, ऐसा कुछ नहीं है। external force acts on a body, external force acts on a body with respect to a time। per unit टाइम नहीं है। अगर आप गलती से पर यूनिट लिख दोगे तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। क्या मुझे डिवाइडेशन में चाहिए? नहीं। क्या लिखा आपने? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा? बाकी पोर्शन बोर्ड पे कॉपी करना। कभी भी ना डेफिनेशन के नीचे डायरेक्ट लिखते मत चलिए, एक लाइन छोड़ते चलिए। डेफिनेशन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है कभी। रिकॉर्डिंग शुरू है ना? यस।
कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बताइए आप। यहां से लिखना है बच्चों। एग्जांपल फर्स्ट केस है सेकंड। सेकंड में आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये बंदा बैट घुमा रहा है, ये बंदा बॉल फेंक रहा है। डायग्राम आपको याद दिखाती रहेगी कि सर ने कुछ तो बताया था। ऐसा लगा किसी मंदिर में जाके बैठे हैं। तो फिर इससे पता चलता है कि फैन की कितनी आवाज आती थी, है ना? ट्रैक्टर भी नहीं आ रहा आजकल। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक्चुअली वो फैन की आवाज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लेड्स एंड ईयर आता है, इतना तो पता है ना। मोटर की आवाज नहीं होती। मोटर की आवाज आ गई तो हम फैन की बेयरिंग चेंज करते हैं। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। प्लीज इसको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। इसको रिवीजन चाहिए, मैंने पहले ही क्लियर करा हूं। अगर आप लॉस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से पढ़ोगे, आई एम डैम श्योर 12th स्टैंडर्ड के 4 टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस है। बैंकिंग ऑफ रोड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, बच्चे डरते हैं इससे, और आपने बैच का कोई भी बच्चा उससे नहीं डरेगा। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। यहां तक ही लिखना है। पता चल गया कि इंपल्स एंड मोमेंटम का भी डायमेंशन इक्वेशन पूरी तरह से मैच करता है, क्योंकि दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर आप सिर्फ मोमेंटम की बात करोगे तो आपको डायरेक्शन चेंज दिखे वाली नहीं मिलेगी। अगर आप इंपल्स की बात करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है? वेट, आगे बढ़े। चलो इंपल्स तो हो गया। अब आते इस चैप्टर के सबसे हाईली कंटेंट मेन बीट पे, जिस बीट के ऊपर आपका पूरा 11th-12th स्टैंडर्ड का काइनेमेटिक्स डिपेंड है। समझ गए हो गया? काइनेमेटिक के कितने इक्वेशंस? जब तक याद नहीं होंगे क्लास से बाहर कोई जाएगा। अंडरस्टैंड? राइट डाउन, गिव अ स्टार। वेरियस काइनेमेटिक इक्वेशंस।
रट्टा नहीं मारना इसको, रट्टा मार कुछ फायदा नहीं, कुछ भी करिए, रट्टा मारिए कुछ भी करिए, मुझे याद चाहिए बस। है ना, किसी किसी बच्चे के पास बहुत खतरनाक स्किल होती है रट्टा मारने की, वो भी स्किल ही है ना, ऐसा थोड़ी। आप कुछ भी कीजिए पर ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। क्या लिखा आपने, वेरियस पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ब्रैकेट में लिखना है 4। एक्चुअली 3 याद रखने हैं, चौथा याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि चौथा बहुत इजी है। स्टार्ट करें। हर इक्वेशन का बच्चों एक नाम है, नाम हम नॉर्मली याद नहीं रखेंगे। वैल्यूज गिवन डेटा में कौन सी दी है उसके अनुसार चारों फार्मूलेस आंखों के सामने आएंगे हमारे। चारों फार्मूले से एक फार्मूला में निकाल लूंगा जो गिवन डेटा से मैच करेगा। समझ रहे हो ना? गिवन डेटा जिसके दिए उसी को लोगे ना भाई, बराबर है ना? चारों को एट ए टाइम लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। सम टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं दी जाती तो डिस्प्लेसमेंट को निकालिए, वेलोसिटी नहीं दी जाती तो वेलोसिटी को निकालिए। कहने का इंटेंशन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इक्वेशंस याद रखिए। अगर आपको इक्वेशंस का नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, according to Newton's, when the body most time भी लिखा है सर, when the body is in motion, body is in motion, motion का मतलब वही भाई रेस्ट टू क्यों मोशन टू रेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। when the body is in motion, it having following 4 observations. चार ऑब्जर्वेशंस अच्छे से लिखना है बेटा। मैं ये देख के क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इक्वेशंस में ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? नंबर 1 वेलोसिटी इक्वेशन, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, नंबर 3 टाइमलेस इक्वेशन, नंबर 4 एवरेज डिस्प्लेसमेंट। गलती से 4 वाला भूल गए तो भी चलेगा। Yes. Copy that. Only 2%.